राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो हुआ था 1/6/1995 से प्रभावी हुआ, द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एक विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उसका फैसला जो होता है वो अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, बताई गई हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति, उनके नाम, पद धारण करने की अवधि, कार्यक्रम अनुसार उनका जो क्रम होगा वो, और व्यक्ति के अनुसार दिए हुए क्रम आखिरी में है। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले थे राजेंद्र प्रसाद और इनके पद धारण करने की अवधि थी 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 और ये कार्यकाल इनका था 1 से लेकर 3 तक और ये व्यक्ति के अनुसार पहले क्रम पे थे। दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 और ये कार्यकाल के अनुसार चौथे थे और व्यक्ति अनुसार ये दूसरे थे। जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 टू 3 मई 1969 और ये व्यक्ति कार्यकाल अनुसार पाँचवें थे, व्यक्ति अनुसार तीसरे थे। वराहगिरी वेंकटगिरी ये कार्यवाहक रहे राष्ट्रपति 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक रहे। ये भी अगर राष्ट्रपति उस समय नहीं होते हैं कार्य अपने पद पे तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वहाँ पे लाया जाता है। तो यहाँ पे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक के रूप में रहे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। और उसके बाद वराहगिरी वेंकटगिरी अब यहाँ पे आए हैं 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 में छठे कार्यकाल के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार ये चौथे थे। इससे पहले उन्होंने कार्यवाहक के रूप में भी पद को संभाला था। आगे हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जो कि 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक कार्यकाल के अनुसार 7वें, व्यक्ति के अनुसार 5वें। BD जत्ती ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी ये हैं 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, कार्यकाल के अनुसार 8वें और व्यक्ति के अनुसार 6वें हैं ये। आगे हैं ज्ञानी जैल सिंह जो हैं ये 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक अपने पद पे रहे हैं
और ये कार्यकाल के अनुसार 9वें, व्यक्ति के अनुसार 7वें हैं। आर वेंकटरमण 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992, कार्यकाल के अनुसार 10वें, व्यक्ति अनुसार 8वें। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 25 जुलाई 1997 तक रहे हैं, कार्यकाल के अनुसार 11वें और व्यक्ति अनुसार 9वें। के आर नारायणन, ये हैं 25 जुलाई 1997 टू 25 जुलाई 2002, कार्यकाल के अनुसार 12वें, व्यक्ति अनुसार 10वें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए हैं 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक, कार्यकाल के अनुसार 13वें और व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति थे। प्रतिभा सिंह पाटिल, महिलाओं में ये सबसे पहली रही हैं 25 जुलाई 2007 टू 25 जुलाई 2012, कार्यकाल अनुसार 14वीं और व्यक्ति अनुसार 12वीं, कार्यकाल अनुसार 14वीं, व्यक्ति अनुसार 12वीं थी ये। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक थे और ये कार्यकाल के अनुसार 15वें, व्यक्ति के अनुसार 13वें थे। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अब तक नहीं, ये 25 जुलाई 2022 तक थे और 25 जुलाई 2022 से ही और ये 16वें कार्यकाल के अनुसार थे, व्यक्ति अनुसार 14वें थे। और इसी डेट 25 जुलाई 2022 से ही पद ग्रहण किया था नए राष्ट्रपति ने, वो थी द्रौपदी मुर्मू और ये हैं दूसरी महिला राष्ट्रपति और ये हैं कार्यकाल के अनुसार 17वीं और व्यक्ति के अनुसार 15वीं। इसे आप याद रखिएगा, ये करंट के अकॉर्डिंग अपडेटेड है। और उसके बाद है आगे, जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि दिया जाता है। अनुच्छेद 56(1) ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाता है। इसे याद रखिएगा, महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र
और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87(1) में के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। 108 के अनुसार अनुच्छेद 108 में 2 संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। यह है अनुच्छेद 111 में। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा, यानी कि उसे मंजूरी देनी होगी। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, परंतु धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 143 के तहत अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। प्रश्नकोश पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। सही है। कारण आर, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। नहीं। तो यहाँ पे आर जो है वो सही नहीं है, ए सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। यहाँ पे उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे ए सही था परंतु आर गलत था। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है। दोनों भिन्न हैं। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख हैं। अतः ये दोनों भिन्न हैं, इसीलिए ए सही और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। सही है। कारण आर, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे सीमा है, इसलिए ये गलत है। ए सही आर गलत। ए सही आर गलत। ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अतः कथन ए सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कथन आर गलत है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। ये है अनुच्छेद 53(1) में वर्णित।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो ये है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो ये अनुच्छेद 53 है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, सही है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए का ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी, प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, इसलिए अभिष्ट उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोत्तम कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है, सही है। कारण आर, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ये गलत है। ए सही है, कारण आर गलत है। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति पर। ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत उक्ति राष्ट्रपति पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो यह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो राष्ट्रपति के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, ए भी सही है, आर भी सही है और स्पष्टीकरण कर रहा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है। राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
संघ राज्य क्षेत्रों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित है ये। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राज्यों के विधान परिषद के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। नोट: राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी अभी शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो है दिल्ली और पुडुचेरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन विधान परिषद के नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? तो दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य सही है, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं, केवल दिल्ली और पुडुचेरी के, सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल ये भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल एक ही सही है, 2 यहाँ कहीं मेंशन नहीं है अकेले, और यहाँ पे हो गया है क्वेश्चन स्टार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य ये नहीं, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। इनमें लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल लगा है तो नहीं, केवल राज्य की विधानसभाओं लोकसभाओं के सदस्यों द्वारा ये भी नहीं, राज्यसभा लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसलिए इसमें कहीं पे भी निर्वाचित शब्द नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है आंसर में। आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, सही है। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे, सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, सही है। और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में AIR 1974 SC 1682 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है और न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी, अतः विकल्प डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम
10, 5, 20, 15, यहाँ पे 50 हमने पढ़ा था ऑप्शन में, तो 50 कहीं ऑप्शन में नहीं है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचक अधिनियम 1952 1997 में यथा संशोधित हुआ था के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है। कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों और विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1977 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी, इसलिए यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न 25, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए इन्हें, और हम सीधा इसके आंसर को देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका सूत्र अनुच्छेद 15(5) में वर्णित है, जिसके अनुसार केवल विकल्प बी सही है। क्यों? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत का मूल्य क्या है यहाँ पे, तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये पिक्चर क्लियर नहीं है। केवल 2 का फॉर्मूला, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान अपॉन निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। उपर्युक्त सूत्र में यदि शेष 500 से अधिक हैं तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाएगा, जबकि इससे कम होने पर उसे नहीं गिना जाएगा। साथ ही यहाँ जनसंख्या से तात्पर्य अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना में अभी निश्चित जनसंख्या से है। संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। उपयुक्त सूत्र में यदि शेषफल आधे से कम है तो नहीं गिना जाएगा और यदि ज़्यादा है तो उसे गिना जाएगा। 12वें राष्ट्रपति चुनाव में तथा वर्ष 2017 में संपन्न 15वें राष्ट्रपति चुनाव में भी 4896 मतदान थे, अतः कथन 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो यहाँ पे पहला सही है। आइए इसके आंसर्स को देखते हैं। केवल एक सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है। राज्य की जनसंख्या विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक एमएलए विधानसभा सदस्य का मत मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। इस प्रकार कथन एक सही है। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग ऑब्लिक या डिवाइडेड बाय सदन के संसद के दोनों सदनों लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत मूल्य का एक समान 708 होता है, अतः 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 का प्रश्न है ये। जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभी निश्चित जनसंख्या से है, तो ये था 1971
1 ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार 71 था आंसर उसका। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे अब वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 35 वर्ष की आयु, सांसद चुने जाने की योग्यता और देश का नागरिक हो लेकिन पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी होनी चाहिए, उसे संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, लोकसभा से है। तो इनमें से सही केवल दूसरा है, ऑप्शन बी। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं इसके। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा नागरिक। इस प्रकार उसे संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उसको उसी दिन से छोड़नी होगी। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प सी है, अतः यही अभीष्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो यह है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56(2) के तहत। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 56 के खंड 1 में उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद 61 के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी, महाभियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61।